आज बंगाल से जुड़ी दो बड़ी खबरें हैं। ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। साथ ही यूपी के सीएम योगी अपनी पुरुलिया रैली के लिए बोकारो पहुंच चुके हैं, जहां से सड़क मार्ग से वो पुरुलिया जाएंगे। ये दो बड़ी खबरें आज की। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के लिए सीबीआई को इजाजत दे दी, दूसरी तरफ धरने पर बैठी ममता बनर्जी को इससे झटका लगा। लेकिन एक और बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पुरुलिया के लिए बोकारो से सड़क मार्ग के जरिए रवाना हो गए हैं। उनके हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई थी, लिहाजा सड़क के रास्ते वो पुरुलिया पहुंचकर वहां पर रैली करेंगे। बोकारो से पुरुलिया रवाना होने की तस्वीर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में, क्योंकि उनको रैली करने के लिए उनके हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई थी, लिहाजा अब सड़क के रास्ते वो वहां पहुंचकर रैली को संबोधित करेंगे, लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। इससे पहले कल भी योगी को रैली की इजाजत नहीं मिली थी और उन्होंने फोन के जरिए ही कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। कैसे उन्होंने फोन के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, क्या कहा उन्होंने, आपको दिखाते हैं। ये सरकार हमें रोक नहीं पाएगी। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आप सभी कार्यकर्ताओं के बल पर, आपके दम पर हम सब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में सफल होंगे। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करूंगा, आप लोकतांत्रिक तरीके से टीएमसी की गुंडागिर्दी वाली सरकार का मुकाबला करिए। आज भी जब सीएम योगी को बंगाल में सभा करने की इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने ट्वीट के जरिए ममता सरकार पर हमला किया। उन्होंने लिखा, मैं आज पुरुलिया में आप सबके बीच इस आंदोलन की वजह लेकर भ्रष्टाचारियों के गठबंधन के लिए चुनौती बनकर खड़ा रहूंगा। मुझे अत्यंत दुख है कि हमारा बंगाल आज ममता बनर्जी और उनकी सरकार की अराजकता और गुंडागर्दी से पीड़ित है। अब समय है कि बंगाल को एक सशक्त लोकतांत्रिक आंदोलन के माध्यम से संविधान की रक्षा हेतु इस सरकार से मुक्त किया जाए। इस वक्त हरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। हरेंद्र, पुरुलिया पहुंच जाएंगे, यानी कि ममता बनर्जी को एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से झटका और दूसरी तरफ वो इजाजत ना दें, इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचकर रैली कर रहे हैं। एक और बड़ा झटका। बिल्कुल, देखिए विद्या, इसको समझने की कोशिश करें। जो यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उनके बीच जिस तरह से सियासी रस्साकसी का जो दौर चल रहा है, 3 फरवरी को भी हमने देखा था कि जब पश्चिम बंगाल का उनका दौरा था और दोनों ही जो जनसभाएं, पूरा दौरा उनको रद्द करना पड़ा था। हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन उनको दक्षिण दिनाजपुर जिले में नहीं मिली थी। उसके बाद चूंकि आज उनको जाना था, बावजूद इसके कि परमिशन नहीं है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंसूबे सुबह ही जाहिर कर दिए थे। जिस तरह से उन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि पुरुलिया में मैं आप सबके बीच में खड़ा होऊंगा, और जो वहाँ पे गठबंधन कोलकाता रैली में जिस तरह से देखने को मिला था, जो और अलग अलग जो विपक्षी पार्टियां ममता बनर्जी के समर्थन में आई हैं, तो उनके खिलाफ उन्होंने खड़े होने के बाद जो ऐलान किया था ट्वीट के बाद, और उसके जो तय कार्यक्रम है आज का, जो सीएम योगी आदित्यनाथ का जो तय कार्यक्रम था, उसके तहत वो पहले यहाँ से अपने सरकारी विमान से जो है रांची लैंड उन्होंने किया। उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए बोकारो पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग के जरिए पुरुलिया से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। हालांकि परमिशन जो है स्थानीय जिला प्रशासन की तरफ से आखिरी समय पे जो स्थानीय बीजेपी के जो नेता है उनको मना कर दिया गया कि जनसभा की परमिशन। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे शब्दों में बंगाल की ममता सरकार से पूछा कि आखिर पुलिस कमिश्नर से पूछताछ में क्या दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर से सीबीआई से जांच में सहयोग करने का आदेश दिया और पूरे विवाद पर बंगाल सरकार से 20 दिनों में जवाब मांगा गया है। जीत हमको नहीं मिली, जीत देश का जनता को मिली।
मिली। इट इज नॉट द तृणमूल कांग्रेस आंदोलन, दिस मूवमेंट, ये आंदोलन सबका लिए है। 2019 में मोदी जी नहीं आएंगे। हमारा दिक्कत क्या था, हम मोदी जी का खिलाफ में हम इंडिविजुअल फाइट नहीं कर रहे, हम गवर्नमेंट का खिलाफ में, जो गवर्नमेंट हमारा फेडरल स्टेट में काम नहीं करने दे रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार की तरफ से सीबीआई के तमाम आरोपों पर सफाई पेश की गई। सीबीआई ने कहा कि हमारे अधिकारियों से बदसलूकी हुई, तो पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि रविवार के दिन कमिश्नर के घर क्यों पहुंची सीबीआई। सीबीआई ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोगों से जांच ठीक से नहीं हुई। इस पर बंगाल सरकार ने दलील दी कि जांच में अधिकारियों का नाम अब तक नहीं है। सीबीआई ने कहा कि पुलिस की तरफ से उन्हें सौंपी गई कॉल डिटेल अधूरी है। बंगाल सरकार ने आरोप लगाया कि सीबीआई की कोशिश अधिकारियों को परेशान करने की है। सीबीआई ने कहा कि एसआईटी ने चिट फंड घोटाले की सही से जांच नहीं की। इस पर बंगाल सरकार ने आरोप लगाया कि सीबीआई राज्य पुलिस को परेशान कर रही है, मगर सीजीआई ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने ये उचित समझा कि राजीव कुमार जी सीबीआई के सामने जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनसे कोऑपरेशन दे, पूर्ण रूप से कोऑपरेट करें। साथ साथ ये स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई ना हो जिसे कोर्सिव स्टेप कहा जाए। एक कंटेम्प्ट पिटिशन भी साथ साथ लगाया गया है, क्योंकि इस बात को हम ना भूलें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही सीबीआई जो है इस नारदा शारदा जो घोटाला है उसमें तहकीकात कर रही है। फिलहाल बंगाल सरकार के पास 18 फरवरी तक का वक्त है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के आरोप में ममता बनर्जी क्या जवाब देती हैं और पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ में सीबीआई को क्या जानकारी हासिल होती है। कोलकाता से रजनीश सिन्हा के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो ममता बनर्जी की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। स्मृति ईरानी का बयान सामने आया है, उन्होंने सीधे सीधे ममता बनर्जी को निशाने पर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ममता को झटका लगा है। और क्या कहा स्मृति ईरानी ने, आपको सुनवाते हैं। बंगाल में स्थिति आज ऐसी है कि निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। निष्पक्ष वातावरण में, भय से मुक्त वातावरण में सीबीआई के सामने कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रस्तुत नहीं हो सकते। यह अपने आप में एक राजनेता के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जब सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने आदेश में संकेत दे दे कि उनका राज्य उनके नेतृत्व में भय से मुक्त नहीं है, तो वो ये उत्सव का विषय मानती हैं, तो ये निंदनीय है। उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा आदेश राजनीतिक और प्रशासनिक चिंता का विषय होना चाहिए। रजनीश सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से। रजनीश, ममता बनर्जी मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि भाई कर लीजिए पुलिस कमिश्नर से अगर पूछताछ करनी है तो। अब क्या ममता बनर्जी को नहीं लग रहा है कि वो बैकफुट पर आ गई हैं? देखिए विद्या, परिस्थिति जो है इसमें उसमें ममता बनर्जी खुद को फ्रंट फुट पर दिखाना चाहती हैं और अब इस जो मंच का इस्तेमाल ममता बनर्जी कर रही है वो चिटफंड से जुड़े हुए जितनी भी बातें आ रही हैं, जितने भी आरोप लग रहे हैं उसकी सफाई देने के लिए कर रही हैं। मेरे हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स है ये 2013 का डॉक्यूमेंट्स है। चिटफंड के जो मालिक थे सुदीप्त सेन, उनका ये डॉक्यूमेंट्स है। उसमें जिन लोगों का उन्होंने जिक्र किया था आज वो जेल के बाहर क्यों हैं, ये सवाल ममता बनर्जी कर रही है। तो मंच अभी भी तैयार है, धरना अभी भी चल रहा है और रह कर विद्या ममता बनर्जी उन बातों को लेकर सामने आ रही है जो सफाई उनको देनी है अपने लोगों को, अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को। बात खत्म हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। अब राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होना होगा। लेकिन आपको अगर मंच की हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए ममता बनर्जी अभी भी मंच पर मौजूद है और एक एक करके जितने भी उनके विधायक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भाषण दिलवा रही हैं, उनसे गाना गवा रही हैं, उनसे कविता करवा रही हैं। कोशिश ये है कि बस इसके जरिए लोगों के दिल में अब जगह बन जाए। अगर लोगों के दिल में चिटफंड को लेकर किसी तरह का डाउट है और ममता बनर्जी या उनके लोग इस घेरे में आ रहे हैं या पुलिस कमिश्नर घेरे में आ रहे हैं, तो ममता बनर्जी अब इस मंच का इस्तेमाल उन सफाई देने के लिए कर रही है उन तमाम आरोपों के। क्योंकि यहाँ पर मीडिया का जो जमावड़ा है, लोग जितनी बड़ी संख्या में पहुंचे, विद्या, ममता बनर्जी चाहती है कि समय का इस्तेमाल हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आज की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस में प्रियंका गांधी सक्रिय हो चुकी हैं। आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका के नाम की प्लेट लगा दी गई।
प्रियंका को कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के महासचिव के पद पर तैनात किया गया था और आज शाम प्रियंका कांग्रेस की पहली बैठक में भी शामिल होने जा रही हैं। कांग्रेस दफ्तर में प्रियंका गांधी की नेमप्लेट पार्टी में हुए नए बदलाव का सबूत है। दिल्ली के अकबर रोड पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इसी कमरे में अब प्रियंका गांधी आधिकारिक रूप से बैठेंगी और पार्टी की प्लानिंग पर काम करेंगी। खास बात यह है कि इसी कमरे से राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई। ये कमरा कभी राहुल गांधी का हुआ करता था और अब ये प्रियंका गांधी का दफ्तर होगा। प्रियंका का ये कमरा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बिल्कुल बगल में है। खबरों के मुताबिक प्रियंका जल्द ही कांग्रेस के महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक में भी शामिल होने वाली है। इस बैठक में पार्टी की चुनावी तैयारी और चुनावी घोषणा पत्र पर चर्चा हो सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि आज देर शाम उत्तर प्रदेश के मामले को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक में उत्तर प्रदेश के दोनों महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी को 23 जनवरी को कांग्रेस महासचिव बनाए जाने का ऐलान हुआ था। उन्हें पूर्वी यूपी का प्रभारी नियुक्त किया गया है, मगर उस दौरान प्रियंका विदेश में थी और कल शाम को वापस लौटते ही उन्होंने चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी। वतन वापसी के कुछ देर बाद ही प्रियंका ने राहुल गांधी से उनके घर जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वहां कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। माना जाता है कि प्रियंका ने नेताओं से उत्तर प्रदेश में पार्टी की मजबूती और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस बैठक के बाद प्रियंका ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की। उनके साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पार्टी के हालात और मौजूदा चुनावी संभावनाओं पर भी विचार किया। प्रियंका के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश दिखाई दे रहा है। अब देखना है कि अपनी राजनीतिक पारी से प्रियंका कांग्रेस में कितनी जान फूंकने में कामयाब होती है और क्या प्रियंका के आने से केंद्र की राजनीति में कांग्रेस के अच्छे दिन आ पाएंगे। टीम न्यूज नेशन। तो कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे ये तो अभी नहीं पता, लेकिन कम से कम कांग्रेस प्रियंका गांधी को आगे रखकर कोशिश कर रही है कि आने वाले दिनों में वो कुछ गेंद जरूर हासिल करें। रविकांत सिसोदिया मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। रविकांत, किन मुद्दों को लेकर ये बैठक हो रही है? प्रियंका पहली बार शामिल होंगी, तो क्या प्रियंका को जो जिम्मेदारी दी गई है वो तमाम मुद्दे होंगे, उस पर चर्चा ज्यादा होगी? जी बिल्कुल, देखिए विद्या, आज जो बैठक बुलाई गई है उस बैठक में जो मुख्य मुद्दा होगा, पहले तय किया गया था कि करीब उत्तर प्रदेश में करीब 14 से अधिक रैली करनी थी राहुल गांधी को, लेकिन अब बीच में समीकरण बदले, प्रियंका गांधी को महासचिव बनाया गया। उसके बाद से नए सिरे से बैठक होगी, नए सिरे से नई रूपरेखा तैयार की जाएगी कि कहाँ कहाँ और कितनी कितनी रैली करनी है। हालांकि इससे पहले अगर आप देखें तो गुलाम नबी आज़ाद प्रभारी थे, उस समय एक नई रूपरेखा तैयार की गई थी कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कैसे रैली करेंगे और क्या क्या उनकी तैयारियाँ होंगी। लेकिन प्रियंका गांधी के आने के बाद एक नई तरीके से तैयारी की जा रही है। आज की बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महासचिव प्रभारी हैं वो भी शामिल होंगे। केसी वेणुगोपाल जो कि प्रभारी महासचिव हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे और आगे क्या रणनीति बनाई जाए उन सब पर चर्चा की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए रविकांत आपका। अब खबर भारत के भगोड़े विजय माल्या की करते हैं। ब्रिटिश होम डिपार्टमेंट की मंजूरी के साथ ही भगोड़े विजय माल्या के भारत आने का रास्ता साफ हो चुका है और इसके पहले दिसंबर 2018 में लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने माल्या को भारत भेजने का फैसला सुनाया था। इसे भारत सरकार की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। विजय माल्या जो कि भगोड़ा है, अब इसे वापस लाने की तैयारी सरकार की तरफ से चल रही थी और इस बीच ब्रिटेन की तरफ से जो मंजूरी मिली है उसके बाद यह साफ हो गया है कि विजय माल्या को वापस लाया जाएगा और जल्द ही वापस लाने की तैयारी है। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, विजय माल्या के बाद किसकी बारी? देखिए, अभी तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पिछले कुछ दिनों में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को लेकर सरकार अपनी तरफ से जो कार्रवाई कर रही है, उसी के बीच में एक और क्रिश्चियन मिशेल आपके पास आता है। आप राजीव को देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि इस वक्त वो तमाम चीज़ निशाने पर हैं। जो लोग इस देश का पैसा, जनता का पैसा लेकर बड़े आराम से निकल गए थे, उनको वापस लाने की तरफ ये एक बड़ा कदम था। कुंभ मेले में जुना अखाड़े से जुड़ी सन्यासिन ने भी महास्नान में हिस्सा लिया। शाही स्नान के भव्य मौके पर प्रशासन की ओर से साधु संतों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। ये नजारा देखते ही बन रहा था। कुंभ में हर ओर विहंगम छटा बिखरी है।
आसमान से जब फूलों की बारिश हुई तो तस्वीरें खुद ब खुद भव्यता का एहसास कराने लगी। ऐसा लगा कि संगम आए श्रद्धालुओं का स्वागत देवी देवताओं की तरह हो रहा है। शाही स्नान के भव्य मौके पर प्रशासन की ओर से साधु संतों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जिसे देखकर मानो हर श्रद्धालु निहाल हो उठा। गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश के दौरान स्नान कर रहे लोग हर हर गंगे का जयकारा लगाने लगे। मकर संक्रांति स्नान पर्व की तरह मौनी अमावस्या पर भी जो श्रद्धालु संगम में जमा है उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि जब यहाँ पर स्नान होगा, शाही स्नान होगा, उस दौरान यहाँ पर आए हुए श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जाएगी। तो ये सरकार का तरीका यहाँ पहुँचे हुए तमाम श्रद्धालुओं के अभिनंदन का, उनके स्वागत का। आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए जो लाखों की भीड़ है, बड़ी भीड़ है, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए खुशी की बात है, उनके लिए नई चीज है और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात से ऐसा लगता है कि पहली बार कोई इंतजाम किया गया है श्रद्धालुओं के अभिनंदन का। प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन संगम पर श्रद्धालुओं का रेला लगा रहा। प्रयागराज में शाही स्नान के लिए महिला सन्यासिन की टोली भी निकली। जूना अखाड़े की सन्यासिन महास्नान के लिए निकली तो भक्ति का माहौल एक अलग ऊंचाई को छूने लगा। जूना अखाड़े से जुड़ी हुई सन्यासिनें भी शाही स्नान के लिए अब आगे बढ़ रही हैं। जिस तरह की हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी कि ये भी बहुत अद्भुत नजारा होता है। आदि शक्ति जब एक साथ होकर एक अलग रूप में, अलग अंदाज में नजर आती हैं। धर्म की रक्षा के लिए पुरुषों के साथ धर्म के नियमों का पालन करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए महिला साधकों की तादाद पिछले एक दशक में बढ़ी। प्रयागराज से नैना यादव और मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्रालय का बंगाल सरकार को निर्देश दिया गया है। ममता सरकार से गृह मंत्रालय ने पूछा है कि कमिश्नर पर क्या एक्शन हुआ है, ये बताइए। राजीव कुमार पर क्या एक्शन लिया है, इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। ममता सरकार से गृह मंत्रालय ने पूछा है कि कमिश्नर पर क्या एक्शन आप लोगों ने लिया है, ये जानकारी दें।